मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। अगली कड़ी में मैं जयपाल सिंह मांडोता आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जुलाई का महीना अलविदा कहने को पूरी तरह तैयार था। इसी बीच दिल्ली के एक कमरे में सिरिल रेडक्लिफ नाम का अंग्रेज मेरे नक्शे को इस कदर निहार रहा था मानो किसी छोटे बच्चे को दुनिया की सबसे मुश्किल किताब पढ़ने का जिम्मा सौंप दिया गया। हालांकि रेडक्लिफ के एक तरफ नेहरू तो दूसरी तरफ जिन्ना खड़े थे। ये दोनों वकील थे और दोनों अपनी अपनी दलीलों से बैरिस्टर रेडक्लिफ को लकीरें खींचने में मदद कर रहे थे। ये लकीरें चाहे मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से में खींची रही हो, पर टुकड़े तो मेरे दिल के ही हो रहे थे। रेडक्लिफ माउंटबेटन का दोस्त था और पहली बार हिंदुस्तान आया था। रेडक्लिफ को वाइसराय ने उन 2 आयोगों का अध्यक्ष बना दिया गया था जिसे मेरे पंजाब और बंगाल को बांटना था। उसे ये तक नहीं पता था कि वास्तव में पंजाब और बंगाल है कहाँ। बंटवारे से पहले ही मेरे वासिंदों में मची मारकाट का वो मंजर मेरी आंखों में जैसे जमसा गया, धुंधला ही नहीं होता। जिन्हें साथ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाना था, उनमें से कुछ उन्मादी टोलियां बनाकर गली गली अपनों का घर जलाते फिर रहे थे। भीड़ के तांडव से बचने के लिए लोगों ने घरों के दरवाज़ों पर अपनी धार्मिक पहचान लिखना शुरू कर दी। किसी ने झूठ लिखा तो किसी ने सच। खून के छींटों और आंसुओं की बारिश से सरोबोर हो रहे उन इतिहास के पन्नों को कैमरे में कैद करने देश विदेश से दिल्ली, लाहौर, ढाका जैसे शहरों में बड़े पहुंचे पत्रकार, फोटोग्राफर भी रो पड़े। अमेरिकी फोटोग्राफर मार्गरेट तो खून से लथपथ उस सड़कों के किनारे फूट फूट कर रोने लगी जिस पर बिखरी लाशों में अभी अभी उन्होंने फ़ोटो खींची। एक संपादक ने यह तक कह दिया कि इन फोटोग्राफ्स के ब्लॉग को नष्ट कर दिया जाए ताकि इन्हें फिर कोई छाप न सके। उधर लंदन के बकिंघम पैलेस में जश्न का माहौल था। वजह थी माउंटबेटन के भांजे फिलिप माउंटबेटन की प्रिंसेस एलिजाबेथ द्वितीय के साथ सगाई। दिल्ली में बैठे माउंटेन भी इस बात से बहुत खुश हो रहे थे। वहीं जिन्ना जोधपुर के महाराजा को लालच दे रहा था ताकि वे पाक में शामिल हो जाए, मगर पटेल ने जिन्ना की चालें नाकाम कर दी और जोधपुर रियासत ने भी मेरे साथ रहने के करारनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।